बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं जी। मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ से अच्छे से रीड करवा दी थी और उनके मीनिंग वगैरह प्रॉपर रीडिंग भी मैंने आपको अच्छे से करवा दी थी। आज हम अपने जी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में अगर आप देखें यहाँ पे डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रांचेस दिया हुआ है। ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, ये नहीं आता एग्जाम में, ठीक है, ये आपने करना भी नहीं है। हाँ, आपको उसके बाद ना एक एग्जाम्पल उसने दी हुई है, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी एक्चुअली वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। आपको कोई भी इस तरह से एक शॉर्ट क्वेश्चन वो दे देगा और आपसे पूछेगा कि ये जो बात हम लोगों ने की हुई है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका जो रिलेशन है, इसका जो ताल्लुक है वो किस ब्रांच से है। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो पीछे ये 8 ब्रांचेस पढ़ी हैं, ठीक है, उनके बारे में वो पूछेगा कि इस चीज़ का ताल्लुक किस ब्रांच से। जैसा कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम बात करें, उसने एग्जांपल नंबर 1 में आपसे ये कहा हुआ है कि ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपने इनको रिलेट करना है कि ये कौन सी ब्रांच के साथ इनका ताल्लुक है केमिस्ट्री की। ठीक है, जैसे सबसे पहले उसने कहा जी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अमल जिसके अंदर पौधे जो है ना खुराक तैयार करते हैं सूरज की रोशनी से। ठीक है, जब वो खुराक तैयार होती है तो वो हमें ग्लूकोज देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी हम दोनों, यानी कि ये दोनों चीज़ें हम उसे देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी और पानी भी पौधों को मिलता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पौधों की खुराक है। ठीक है, कहता है इन प्रीसेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, तो कहता है फिर उनका कलर सब्ज हो जाता है पौधों का और उनको सूरज की रोशनी भी मिलती है, पानी भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है और बदले में वो हम लोगों को ऑक्सीजन देते हैं और ग्लूकोज देते हैं। आप ये बताएं कि ये कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की। तो देखें, इसके अंदर अगर हम बात करें तो जो पौधे हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी जिंदा जानदारों की बात हो रही है। तो जिंदा जानदारों के लिए हम लोगों की केमिस्ट्री की एक ब्रांच पढ़ी थी जिसका नाम था जी बायोकेमिस्ट्री। तो इसका मतलब है ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हम लोगों को साथ हमें बता रही है कि इसका ताल्लुक जो है वो बायोकेमिस्ट्री के साथ है। नीचे उसने साथ ही एक्सप्लेन किया हुआ है जी, ये देखें कि इसको उसने यहाँ एक्सप्लेन किया है। बायोकेमिस्ट्री, इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से है क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज़ अ केमिकल रिएक्शन है डैट अकर इन प्लांट्स, क्योंकि वो पौधों में होता है और पौधे के हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिहाजा इसका ताल्लुक बायोकेमिस्ट्री से। आप सिंपल ये भी लिख सकते हो, ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड विद द बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने यही लिखना है। दूसरी एग्जांपल की अगर हम बात करें, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसने कहा कि जितने ज़्यादा आप पौधे लगाओगे उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कुछ और होता है, लेकिन आप ये समझ लें कि माहौल का टेम्परेचर सही हो जाएगा, माहौल में से गर्मी ख़त्म हो जाएगी। वैसे इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब कुछ और है, वो लंबी डिटेल है। अब इसके अंदर माहौल की बात कर रहा है कि प्लांटेशन, जितने ज़्यादा पौधे लगाओगे उतना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ना माहौल का वो ठीक होगा। तो हम इसका ताल्लुक किसके साथ है, तो हम लोगों ने पीछे एक ब्रांच पढ़ी थी जिसका नाम था जी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो सिंपल सी बात है, नीचे उसने कह भी दिया कि जो स्टेटमेंट नंबर 2 है इसका ताल्लुक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, इन्वायरमेंट का ही एक मसला है, गर्मी हो जाती है पूरे माहौल में। फिर उसने कहा जी हैबर प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन अमोनिया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक हाइबर प्रोसेस है, वो 10th का एक टॉपिक है। ठीक है, उसके अंदर होता क्या है कि वो कहता है बड़ी मिकदार में हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन दोनों को मिक्स करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस बना देते हैं। यानी हाइड्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन को, इन दोनों को मिक्स करते हैं और अमोनिया बनाते हैं, लेकिन लार्ज क्वांटिटीज़। तो इस लार्ज के पता लफ्ज़ से हमें समझ आ गया कि हम लोगों ने एक ब्रांच पढ़ी थी जिसका नाम था इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री का मतलब ज़्यादा सारी फैक्ट्रीज जहाँ पे होती है, जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर कंपाउंड बनते हैं, चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे भी क्योंकि हम लोगों ने लार्ज क्वांटिटीज़ में ही काम करना है, तो सिंपल सी बात है, इसका ताल्लुक नीचे उसने बता भी दिया है कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के साथ है। क्योंकि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ा था ना कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन अगर हम किसी भी चीज़ की करते हैं इन द सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, तो ये सब कुछ किस में होगा जी, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर। उसके बाद उसने ये कहा है कि जो है अमोनिया इज़ कलरलेस गैस, जो कि ये अमोनिया जो है इसका ये जिसका ये फार्मूला NH3, कोई उसका कलर नहीं होता। विद पिग्नेंट इरिटेटिंग ऑर्डर, इसका मतलब ये होता है उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, और अगर इसको पानी में आप मिक्स करने की कोशिश करते हो तो ये पानी में ईजिली मिक्स हो जाती है। अब देखिए, इसमें पानी की बात कर रहा है, अमोनिया की बात कर रहा है, ठीक है, और डिफरेंट चीज़ों की वो बात कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा है। ठीक है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड पीछे पढ़ा भी था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो होती है जिसमें कार्बन के अलावा किसी एलिमेंट की बात की जाए। तो यहाँ अमोनिया की भी बात की है, पानी की भी बात की है। तो ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बता रहा है।
उसके बाद उसने ये कहा है कि एक केमिस्ट था, यानी एक कीमियादान था, उसने परफॉर्म किया एक तजर्बा टू चेक द परसेंटेज। वो परसेंटेज देख रहा था कि कितनी मिकदार है, प्योरिटी ऑफ एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज के अंदर वो देख रहा था कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, सबकी मिकदारें अलग अलग वो चेक कर रहा था। तो हमने एक ब्रांच पढ़ी थी जिसका नाम था एनालिटिकल केमिस्ट्री। हम लोग उसमें एनालिसिस करते थे, चीज़ों को देखते थे अलग अलग करके कि कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है, ये कितने परसेंट है। तो इसका ताल्लुक सिंपल सी बात है, हम लोगों को नीचे उसने दे भी दिया है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री के साथ है, क्योंकि इसमें हम एनालिसिस कर रहे हैं इस पूरे कंपाउंड का, ग्लूकोज का, और इसमें देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ कितनी मौजूद है। ठीक हो गया। उसके बाद उसने कहा कि एन एनालिस्ट डिटरमन्स दैट NO2 इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एसिड रेन। उसने ये कहा है कि एक एनालिस्ट था, तज्जिया करता था वो, उसने ये कहा कि NO2 जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, उसकी वजह से एसिड रेन होगी, यानी माहौल ख़राब हो जाएगा। एसिड रेन का मतलब होता है तेज़ाबी बारिश। एक ऐसी बारिश होती है जिसमें तेज़ाब भी शामिल होता है, हम लोगों को वो नज़र नहीं आता तेज़ाब, लेकिन वो नुकसान करता है। ठीक है, मतलब बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगा तो पेंट ख़राब हो जाता है, इसके अलावा पौधों पे गिरेगा तो वो मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो वो नुकसानदेह बारिशें होती है। तो क्योंकि अब माहौल की बात कर रहा है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे छठे का फिर उसने यही कहा कि इसका ताल्लुक भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के साथ है, क्योंकि एसिड रेन होती इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। फिर उसने ये कहा जी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। तो 7 के अंदर फिर उसने ये कहा है कि ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाती है। डिप्लेट का मतलब होता है टूट जाती है। अब ओजोन लेयर क्या होती है, देखें अल्लाह ताला ने हम लोगों को बचाने के लिए ना सूरज की कुछ शुआएँ, कुछ रेज ऐसी होती है जो बड़ी ख़तरनाक होती हैं, तो उनसे बचाने के लिए अल्लाह ताला ने एक लेयर बनाई हुई है ओजोन की। ठीक है, वो थोड़ी सी ऊपर है, यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर ऊपर एक लेयर है गैस की। तो वो टूट जाए, अगर वो टूट जाए तो वहाँ से सूरज की वो शुआएँ भी नीचे आ जाती है ज़मीन पे, जो बड़ी ख़तरनाक होती है, हमें नुकसान पहुँचाती है। तो यही कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसा केमिकल है जो तोड़ देता है ओजोन लेयर को। सिंपल सी बात है, जब वो टूटेगी इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगी। तो ये 7 वाली स्टेटमेंट का ताल्लुक भी हमारा इन्वायरमेंट के साथ है। नीचे उसने बता भी दिया है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ही डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है। उसके बाद उसने यहाँ पे आपको बता दिया जी 8 के अंदर जी अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, व्हेन बम्बार्ड नाइट्रोजन एटम प्रोटॉन इज़ इमिटेड। तो हम लोगों ने एक ब्रांच पढ़ी थी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के, जिसके अंदर मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि एटम का जब न्यूक्लियस टूट जाता है उसमें से प्रोटॉन निकलता है, न्यूट्रॉन निकलता है। तो यहाँ पे वो प्रोटॉन को निकाल रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स की बरसात करके। किसी भी एटम का प्रोटॉन उसने न्यूक्लियस तोड़ के उसमें से प्रोटॉन निकलेगा ना, तो इसका ताल्लुक सिंपल सी बात है फिर न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ होगा। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ ही इसका ताल्लुक है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज चेंज कैन इमिट, ठीक है, प्रोटॉन्स। कहता है सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर जब टूटता है तो उसके अंदर से प्रोटॉन निकलते हैं। यहाँ से जी आपकी एग्जांपल नंबर 1 हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है सेल्फ असेसमेंट, हम लोग बाद में करेंगे। इसके बाद मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दूँ तो हम लोग यहाँ पे जी स्टेटमेंट्स करेंगे, जिसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इसमें एलिमेंट्स के बारे में उसने बात की हुई है, इसके अलावा कंपाउंड्स के बारे में बात की है, और इसके अलावा मिक्सचर के बारे में उसने थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया हुआ। तो मैं आपको थोड़ा सा सिंपली बता देता हूँ कि एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है और मिक्सचर क्या है। देखिए एलिमेंट्स तो आपको आगे भी मैंने कहा है कि एलिमेंट्स, लोहा एक एलिमेंट है, गोल्ड एक एलिमेंट है, सिल्वर एक एलिमेंट है। ठीक है, तो एलिमेंट होता क्या है, एक ऐसी चीज़ है जिसको आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए ना, गोल्ड है, अब गोल्ड एक एलिमेंट है, अगर मैं आपको कहूँ इस गोल्ड को लोहे में कन्वर्ट कर दें तो कभी होगा? कभी भी नहीं होगा। इसी तरह जो लोहा है, ठीक है, वो एक एलिमेंट है, अगर मैं आपको कहूँ लोहे को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें तो कन्वर्ट नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, एलिमेंट एक ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जो किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकती। और उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है जी कंपाउंड किसे कहते हैं। तो कंपाउंड के बारे में भी मैंने आपको आगे यही बताने लगा हूँ कि देखें, अगर आप एक एलिमेंट ले लें या फिर 2 एलिमेंट ले लें, एक ले लें या 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा, एक तो नहीं सॉरी, 2 एलिमेंट ले लें या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स ले लें, उन दोनों को मिक्स करें और मिक्स करने के बाद जो चीज़ बनेगी, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब आपने उन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है तो आपको पता होना चाहिए उनका मास कितना है, फिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ये थी, ठीक है, और एक फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन गैस थी, ये ऑक्सीजन गैस थी। आपने इन दोनों को मिक्स किया एक ही बर्तन के अंदर, ठीक होगा, ये बन गया जी H2O। जब आपने इन दोनों को एक बर्तन में मिक्स किया तो मिक्स करने से पहले आपको ये पता था कि यार ये 2 मोल है
और ये 3 मोल है। आपको इन दोनों का जो मास था वो पता था कि ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, 3 2, तो 6 मोल आपके पास पानी बनेगा। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप मिक्स करने लगते हो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को, तो एलिमेंट्स को मिक्स करने से पहले उनका मास फिक्स होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब जो चीज़ बनेगी उसको कहेंगे जी कंपाउंड। सिंपल सी बात है, जब आप दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में मिक्स करते हो, और मिक्स करते वक्त आपको उन सारी चीज़ों का मास भी पता होना चाहिए कि कितना कितना है, और फिक्स होना चाहिए दोनों का मास, ठीक है ना, ज़्यादा ना कम। तो फिर जो चीज़ मिक्स करने के बाद आएगी उसको हम लोग कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। और मिक्सचर के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे ना एक लफ्ज़ उसने यूज़ किया हुआ है जी सब्सटेंस का। बहुत से स्टूडेंट को सब्सटेंस का नहीं पता होता। सब्सटेंस का मतलब होता है कोई खालस चीज़। जब भी कोई एक एलिमेंट है और वो बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल खालस है, तो उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस है। दुनिया की कोई भी चीज़ जो अपनी खालस हालत में मौजूद हो, उसको हम लोग सब्सटेंस कहते हैं कि जी वो एक सब्सटेंस है। जैसे दूध अगर खालस है तो वो भी एक सब्सटेंस है, अगर वो खालस नहीं है तो वो सब्सटेंस नहीं है। तो अगर हम बात करें, यहाँ पे उसने एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में कहा हुआ है, लेकिन उससे पहले उसने एक डेफिनेशन दी हुई है मादा की, मैटर की, ठीक है ना। यहाँ पे उसने एक डेफिनेशन दी है जिसका नाम है जी मैटर, और मैटर को उर्दू में जी मादा कहते हैं। अब देखें मादा क्या है। दुनिया की हर वो चीज़ जो मास रखती है और जगह घेरती है उसे मादा कहते हैं। देखिए आप खुद हो, आपका मास भी है, आपने जगह भी घेरी है, तो हम कह सकते हैं कि आप भी एक मादा हो। पानी की एक बाल्टी ले लें, उसमें पानी डाल लें, ठीक है, तो उसने जगह भी घेरी हुई और उसका मास भी है, तो वो भी एक मादा है। तो सिंपल सी बात है, दुनिया में ना 3 तरह का मादा होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको 3 ही तरह की चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। या वो सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या फिर वो गैस होगी। इज़ वेरी सिंपल। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रीड करवा देता हूँ। एनीथिंग, कोई भी चीज़ दुनिया में, डेट ऑक्यूपाई स्पेस, जो जगह घेरे, एंड हैज़ मास, और मास रखे, उसे कहते हैं जी मैटर, यानी मादा कहते हैं। आगे वो थोड़ा एक्सप्लेन, ये मैटर की डेफिनेशन होगी यहाँ तक। एनी मैटर, दुनिया का कोई भी मादा, डेट हैज़ अ पार्टिकुलर सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, जिसकी कुछ ख़ास खसूसियात होती हैं, डेट डिफर फ्राम द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अदर काइंड ऑफ मैटर, और वो खसूसियात किसी दूसरे मादा से मुख्तलिफ होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। जैसा कि सिंपल सी बात है, गोल्ड है, उसकी एक ख़ास खसूसियात है जो मुख्तलिफ होंगी लोहे की खसूसियात से, यानी एनी अदर काइंड ऑफ मैटर, किसी और मैटर की खसूसियात से इसकी खसूसियात गोल्ड की डिफरेंट होगी, तो फिर हम ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, सब्सटेंस। या सिंपल फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि कोई भी प्योर चीज़ को हम लोग सब्सटेंस कहते हैं। आगे उसने एग्जांपल्स दे दिए हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारी चीज़ें क्या है, डिफरेंट सब्सटेंस है, गोल्ड, सिल्वर वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उसने आपको एक डेफिनेशन दी हुई है कि एलिमेंट किसे कहते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अ सब्सटेंस, दुनिया की वो चीज़, डेट कैन नॉट बी कन्वर्टेड, जिसको हम लोग कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसमें, इन टू अदर सिंपलर सब्सटेंस के अंदर, किसी और सब्सटेंस में। जैसे लोहा है, उसे गोल्ड में नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो लोहा क्या है जी, ठीक है, उसे हम एलिमेंट के, यानी कोई ऐसा सब्सटेंस जिसको हम किसी दूसरी चीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसे कहते हैं जी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंसेज, ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन कभी भी हाइड्रोजन नहीं हो सकती, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही रहेगी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, आयरन यानी लोहा लोहा ही रहेगा, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ये सारी की सारी उसने एग्जाम्पल दी हुई हैं। फिर उसने ये भी कहा हुआ है कि हर एलिमेंट जो होता है ना, उसकी दो चीज़ें होती हैं। उसका पहले नंबर पे एटम होता है, और एटम के अंदर ये वैसे करने की ज़रूरत नहीं, आगे अलग से डिटेल, आप यहाँ तक बस कर लें एलिमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद उसने जनाब कंपाउंड के बारे में आपको बताया हुआ है। कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड जो है खालस सब्सटेंस होता है, डेट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, यानी वही आप बात जो मैंने आपको बताई थी, जब आप 2 एलिमेंट या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में टुगेदर इकट्ठा कर लेते हो, लेकिन इकट्ठा करने से पहले फिक्स प्रपोर्शन, यानी आपको उनके मासिस का पता होना चाहिए, बाय नेचुरल फोर्सेस, और आपने कुदरती फोर्सेस से उनको आपस में मिक्स भी कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, उनके मासिस का आपको पता होना चाहिए। एलिमेंट 2 होने चाहिए या 2 से ज़्यादा होने चाहिए, और होने भी खालस चाहिए, तो जो चीज़ बनेगी उसे कहेंगे केमिकल बॉन्ड, या फिर उसका दूसरा नाम होगा जी कंपाउंड। केमिकल बॉन्ड भी इसे कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपसे वो कंपाउंड के बारे में भी पूछते हैं तो तब भी आप लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ तक तो उसकी डेफिनेशन होगी, यहाँ से उसकी आप एग्जांपल पढ़ सकते हो। फॉर एग्जांपल पानी, पानी एक कंपाउंड है, उसमें देखें 2 एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें भी 2 हैं, कार्बन भी है और ऑक्सीजन भी है। इसी ऑनवर्ड आपको यहाँ पे 2-3
दिए हुए, यहाँ तक आप कर सकते हो इसकी एग्जांपल। उसके बाद आ गया जी मिक्सर के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा है। एन इम्प्योर सब्सटेंस, यानी ये खालस नहीं है, ना खालस चीज़ें जब आप उन्हें मिक्स करते हो वो दो या दो से ज़्यादा हो, डेड रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, दोनों को मिक्स करने के बाद भी वो दोनों अलग अलग हमें नज़र आ रही हों, यानी आप जितना मर्जी मिक्स कर लो लेकिन फिर भी दोनों की अलग अलग खसूसियात शक्लें नज़र आ रही हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चावल खा रहे हो ऊपर दाल डाल लें, तो आप जितना मर्जी मिक्स कर लें उन दोनों को, दाल अलग नज़र आएगी और चावल अलग नज़र आएंगे, क्योंकि दोनों इम्प्योर सब्सटेंस थे। जब उन दोनों को मिक्स किया, रिटेन देयर, जितना मर्जी मिक्स कर लिया लेकिन रिटेन देयर इंडिविजुअल केमिकल करेक्टरिस्टिक्स, इसके बावजूद भी उन दोनों की जो अलग अलग खसूसियात थी वो हम लोगों को फिर भी नज़र आ रही हैं। ठीक हो गया, तो ये जी होगी मिक्सर की डेफिनेशन। आगे वो कहता है जी एग्जाम्पल कौन कौन सी होती है, यहाँ तक डेफिनेशन होगी। आगे आपको मिक्सर की डेफिनेशन यानी एग्जाम्पल्स दी हुई है, एयर है, इसके अलावा पानी है कंटेनिंग डिजॉल्व ऑक्सीजन, पानी के अंदर ऑक्सीजन होती है, टेबल साल्ट है यानी नमक वगैरह है, कहता है वो भी पानी के अंदर इजीली मिक्स हो जाता है। साल्ट प्लस सैंड है, यानी अगर आप नमक को रेत में मिक्स करते हो तो ये भी सिंपल मिक्सचर की एग्जाम्पल होती हैं, यानी आप चाहे नमक को रेत में मिक्स कर भी लो, नमक अलग नज़र आएगा, रेत अलग नज़र आएगी। इसी तरह आप नमक को पानी में मिक्स कर लो तो फिर भी आपको नमक अलग नज़र आएगा, पानी अलग नज़र आएगा। ठीक है, इसलिए क्योंकि वो दोनों मिक्सचर हैं। यहाँ तक मिक्सर की डेफिनेशन, साथ एग्जांपल्स भी कर लिए। अब मिक्सर दो तरह का होता है, एक होता है जी होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक हो गया, अब वो आगे बताने लगा, अब मिक्सर एक ऐसा मिक्सर डेट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर विजिबली डिफरेंट कंपोनेंट्स इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सर। एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपोनेंट्स नज़र आए, यानी दो ऐसी चीज़ें जो दोनों डिफरेंट हो, ठीक है, उसे कहते हैं जी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो फॉर एग्जांपल जैसे सैंड है, ठीक है, और नमक है, यानी कि रेत है और नमक दोनों अलग अलग कंपोनेंट्स थे, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ऑयल फ्लोटिंग ऑन वाटर, इसी तरह अगर आप ऑयल को पानी में डाल दो तो ऑयल ऊपर अलग रह जाएगा और पानी नीचे होगा, तो ये जी एग्जाम्पल हो जाएगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। उसके बाद वो आपसे यानी यहाँ से लेके यहाँ तक डेफिनेशन हो जाएगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। उसके बाद आ जाएगा जी होमोजीनियस मिक्सचर। अ मिक्सचर डेट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, यानी एक ऐसा मिक्सचर जिसमें हम चीज़ों को मिक्स करें तो बिल्कुल एक ही शक्ल नज़र आए, हमें अलग अलग उसमें एलिमेंट ना नज़र आए, उसे कहते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि सिंपल सी बात है, अगर आप शेक बनाते हो तो शेक को अगर आप उसमें जितने मर्जी फ्रूट्स डाल लो, सबको मिक्स कर लो, तो अलग अलग कोई भी नज़र नहीं आता, एक ही शेप नज़र आती है। तो इस तरह की चीज़ों को कहते हैं जी होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल जैसे शुगर है, ठीक है, वो पानी में आप डालते हो तो चीनी अलग नज़र नहीं आती। इसी तरह साल्ट डिजॉल्व इन वाटर, इसी तरह वो कहता है कि अगर आप नमक को पानी में डाल लेते हो तो वो भी हल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा होगा वो टेबल साल्ट की बात कर रहा है, ठीक है, टेबल साल्ट थोड़ा सा ना मोटे दाने होते हैं, वो पानी में सही हल नहीं होता, वो अलग नज़र आ रहा होता है, जबकि ये आम घरों में जो साल्ट नज़र आता है वो आपको पता है पानी में जल्दी से मिक्स हो जाता है और हमें नज़र नहीं आता। ठीक है, अगर टेबल साल्ट डालोगे तो फिर वो सिंपल मिक्सचर होगा, लेकिन अगर दूसरा साल्ट डालोगे बारीक वाला तो वो मिक्स हो जाएगा और होमोजीनियस मिक्सचर हर जगह एक जैसा ही हम लोगों को नज़र आएगा। आगे वो आपको बता रहा है कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, आल्सो हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। कहता है ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये हम लोगों को पूरे बर्तन में एक जैसा ही नज़र आएगा, मतलब अगर आप शेक बनाते हैं तो पूरे बर्तन में उसका टेस्ट एक जैसा ही होगा, एक जैसी चीनी उसमें मिक्स हुई होगी, ये नहीं कि होगा आधे बर्तन में मीठा होगा आधे बर्तन में मीठा नहीं होगा। होमोजीनियस मिक्सचर की ये यहाँ तक जी, ठीक है जी, यहाँ तक मैंने आप लोगों को सिंपली कंप्लीट करवा दिया और आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ आ गया होगा। उसके बाद यहाँ पे उसने ना दो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, उसके बारे में हम लोग जी इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने आप लोगों को शायद उस टाइम भी प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी दोबारा फिर मैं आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगा, लेकिन वो मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे जी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और APS और FG के स्टूडेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग लाजमी जो है ना शेयर करो वीडियोस को, ठीक है, और वीडियो को प्रॉपर शुरू से एंड तक ज़रूर देखें, आपको अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।